नमस्कार दोस्तों, इंडियन सिविल सर्वेंट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग 7th सेंचुरी या फिर 7वीं सदी के भारत के इतिहास को देखेंगे और हम लोग जो सो इसमें देखने का प्रयास करेंगे कि जो हमारा 7वीं सदी का इतिहास है उसमें जो सो दक्षिण भारत या फिर उत्तर भारत या फिर हमारा जो ईस्ट इंडिया है उसमें जो सो किस किस राजवंशों का शासन चल रहा था, मतलब किसका किसका रूल जो सो वहां पर चल रहा था और उस टाइम जो सो किस किस वंश वहां पे थे और कौन कौन से वहां पे राजा थे। तो देखिए जो 7वीं सदी का काल होता है उसमें जो सो नॉर्थ इंडिया में कुछ हो रहा होता है, साउथ इंडिया में कुछ हो रहा होता है और जो ईस्ट इंडिया उसमें कुछ हो रहा था, ठीक है ना। मतलब सभी जगहों पर आपको जो सो अलग अलग वंश देखने को मिलेंगे और सभी के बीच जो सो कुछ झड़प देखने को मिलेगी, मतलब लड़ाइयाँ भी देखने को मिलेगी सभी वंशों के बीच, ठीक है ना। जैसे नॉर्थ इंडिया का जो है सो वो साउथ इंडिया का आपको देखने को मिलेगा झगड़ा, ठीक है ना, कि नॉर्थ का साउथ के चल रहा है। फिर देखने को मिलेगा कि साउथ का ही जो सो नॉर्थ का भी नॉर्थ के साथ भी चल रहा है। तो इसी तरह हम लोग देखेंगे कि किसका किसका क्या संबंध कहाँ पर चल रहा था 7वीं सदी में, ठीक ना। जिसमें एक प्रमुख नाम आता है 7वीं सदी में ही हर्षवर्धन, ठीक ना। और इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने जो सो छठी सदी का जो इतिहास है उसको देखा था, ठीक है ना। उसको जो सो शॉर्ट में हम लोगों ने कवर कर लिया था। तो आज से जो सो हम लोग उन सभी राजवंशों का जो छठी शताब्दी का राजवंश है उन सभी का जो सो डिटेल अध्ययन करेंगे, मतलब उतना अध्ययन करेंगे कि प्रीलिम्स के लिए सफिशिएंट होगा। तो न्यू स्टूडेंट के लिए इन्फॉर्म कर देते हैं कि हमारा ये सीरीज प्रीलिम्स के लिए होता है, यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए, ना कि मेंस के लिए, जिसमें हम लोग जो सो एमसीक्यू को डिस्कस करते हैं और हमारा नोट्स जो सो हैंड रिटन नोट्स होता है, कोई कोचिंग का या फिर कोई बुक का नहीं होता है। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आज की वीडियो में हम लोग सबसे पहले हर्षवर्धन को देखते हैं, ठीक है ना। तो जैसा कि हम आपको बोलें कि यहाँ पे हम लोग जो सो 7वीं सदी का भारत देखेंगे, ठीक है ना। और हम यहाँ पे आपको पहले ही बता चुके हैं कि 7वीं सदी में जो सो हमारा नॉर्थ इंडिया में कुछ हो रहा है, साउथ इंडिया में कुछ हो रहा है, ईस्ट इंडिया में कुछ हो रहा है, वेस्ट इंडिया में कुछ हो रहा है। तो हम लोग जो सो सबसे पहले नॉर्थ इंडिया का देखेंगे कि इस काल में जो सो नॉर्थ इंडिया में किसका राजनीति चल रहा है, ठीक है ना। कि इस काल में जो सो राजनीतिक दशा कैसी है नॉर्थ इंडिया की, किस सदी में, 7वीं सदी में। सबसे पहले जो सो हम लोग नॉर्थ इंडिया की राजनीति को देखेंगे। अब अगर 7वीं सदी में हम नॉर्थ इंडिया का राजनीति देखेंगे तो देखेंगे यहाँ पे कि इस टाइम जो सो आपको यहाँ पे हर्षवर्धन नजर आएगा, ठीक है ना। किसका साम्राज्य नजर आएगा, हर्षवर्धन का साम्राज्य। और इनसे जो सो हर हर एग्जाम में जो सो आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। तो चलिए जो सो स्टार्ट करते हैं कि हर्षवर्धन के टॉपिक को पहले हम लोग जो सो स्टार्ट करते हैं, इसके बाद जो सो जो दूसरा राजवंश आएगा या फिर जो दूसरा राजा आएगा उसको पढ़ेंगे। तो देखिए जो हमारा हर्षवर्धन है उसका काल है 606 से 647 के बीच, ठीक है ना। कौन सा काल है, 606 ईस्वी से बीच का जो 647 ईस्वी का बीच है उसी को जो सो हर्षवर्धन का काल माना जाता है। फिर आता है कि जो हर्षवर्धन का राज्य क्षेत्र है वो कहाँ तक था, ठीक है ना। तो देखिए जनरली जो सो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में जो सो इसका क्षेत्र है वो जो सो पूरा इंडिया माना जाता है, मतलब पूरा भारत माना जाता है कि पूरा भारत पर ये रूल करता था, ठीक है ना। कौन, हर्षवर्धन। क्या बोला जा रहा है कि प्रत्यक्ष या तो अप्रत्यक्ष रूप पर, इन दोनों शब्दों को ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। ये नहीं बोल रहे कि जो हर्षवर्धन है वो प्रमुख रूप से पूरे इंडिया पर शासन करता था, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पे बोला कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष का मतलब होता है कि जहाँ का वह शासक वो खुद से नियुक्त करता था, ठीक है ना। प्रत्यक्ष का मतलब होता है कि जहाँ का शासन, जहाँ का अधिकारी वो खुद से नियुक्त करता था, कौन, हर्षवर्धन। और अप्रत्यक्ष का मतलब होता है कि जहाँ के राजा, ठीक है ना, जहाँ के राजा मतलब जिस क्षेत्र के राजा उसके अधीन होते थे, ठीक है ना, उसके अधीन होते थे, तो उसको जो सो अप्रत्यक्ष शासन क्षेत्र बोला जाता था।
तो उसके काल में जो सो अप्रत्यक्ष शासन क्षेत्र भी था और प्रत्यक्ष शासन क्षेत्र भी था, ठीक ना। जैसे मान लेते कि वो जो सो मान लेते कि इस ये रूल करता था नॉर्थ इंडिया से, ठीक ना। अब मान लेते कि इसने जो सो साउथ इंडिया में चढ़ाई कर दिया, हमला कर दिया, और वहां पे जो सो उसने उस नॉर्थ जहाँ पे हमला किया था उसको जो सो जीत लिया, ठीक ना। तो अब क्या करेगा कि हो सकता है कि उसको जो सो अपने अधीन बना ले, ठीक ना। मतलब वहां पे हो सकता है कि उसको जो सो वहां से डायरेक्ट रूल ना करके उसको अप्रत्यक्ष रूप से रूल करे, ठीक ना। क्योंकि डायरेक्ट रूल करेगा तो उसको वहाँ पर जो सो बार बार जाना पड़ेगा, ठीक ना। तो इसी के लिए जो सो वो अपने सुविधा के लिए जो सो उसको अप्रत्यक्ष रूप से शासन करता था, ठीक ना। क्या करता था कि अप्रत्यक्ष रूप का शासन का मतलब पहले बता चुके हैं कि वहाँ पे जो सो नियुक्ति वो खुद से नहीं करता था, ठीक ना। वहाँ का जो राजा होता था वो उसके अधीन होता था, और वो कुछ कर, ठीक ना, मतलब कुछ टैक्स वगैरह जो जो है जितना बोलता था ये राजा हर्षवर्धन उतना जो सो वो राजा दे देता था, कौन, जिसके अधीन ये होता था। तो अधीनस्थ राजा जो सो थोड़ा बहुत कर जो सो हर्षवर्धन को दे देते थे, ठीक ना, और उसी के अकॉर्डिंग जो सो शासन करते थे, तो उसी को बोला जाता था अप्रत्यक्ष राजा या फिर अप्रत्यक्ष शासन। और अप्रत्यक्ष शासन इसीलिए चलाते थे ताकि जो सो उसको बार बार वहां जाना ना पड़े, क्योंकि जो सो इसका क्षेत्र काफी बड़ा है, ठीक ना। इसीलिए जो सो ये अप्रत्यक्ष शासन का भी सहारा लेते थे। अब अगर कुछ प्रत्यक्ष शासन का अगर आप उदाहरण देखेंगे तो देखिए थानेश्वर, ठीक है। थानेश्वर हो गया, पंजाब हो गया, कश्मीर हो गया, कन्नौज हो गया, कन्नौज यूपी में है आपका, ठीक ना। थानेश्वर जो हरियाणा में। और एक आता है उत्तर गुप्त का क्षेत्र, ठीक ना। कौन सा? उत्तर गुप्त का क्षेत्र। जो हमारा उत्तर गुप्त का क्षेत्र, ये हम पहले भी आपको पढ़ा चुके हैं कि ये जो सो हमारा बिहार का क्षेत्र था, ठीक ना। ये जो उत्तर गुप्त के राजा होते थे ये जो सो बिहार से शासन करते थे, लेकिन ये टाइटल लेते थे गुप्त वंश राजा का। तो यहाँ पर भी जो सो हर्षवर्धन का शासन था। फिर आता बंगाल, ठीक ना। तो बंगाल को भी जो सो हर्षवर्धन ने जीता था। अब सभी का जो सो लड़ाई जिस जिस राज्य से हुआ है वो जो सो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ये तो हमने आपको बता दिया प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष शासन। फिर आता है कि उपाधि, ठीक ना। मतलब हर्षवर्धन ने कौन सा उपाधि लिया था, तो देखिए हर्षवर्धन ने जो सो हमारा सकल उत्तरापद स्वामी का टाइटल लिया था, ठीक ना। क्या लिया था? सकल उत्तरापद स्वामी। मतलब संपूर्ण जो सो इसने उत्तर के भारत को जो सो जीता था, ठीक ना। सकल उत्तरापद स्वामी का टाइटल लिया था हर्षवर्धन ने। बोला जाता है कि इसके काल में जो सो चीनी यात्री हेवेन सांग आया था। कौन आया था? हेवेन सांग। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है ना, कि जो हेवेन सांग है वो किसके काल में भारत आया था, तो ये जो सो हमारा इसी के काल में आया था, हर्षवर्धन के काल में। फिर इसका दरबारी कवि कौन था, तो इसका दरबारी कवि था हमारा वानभट्ट, ठीक ना। वानभट्ट। और इसका प्रमुख साहित्य है हमारा हर्षचरित, जिसमें आपको जो सो हर्षवर्धन का जीवनी मिलेगा। फिर आता है कि उत्तर भारत से इसका मित्र कौन था, तो जिस टाइम ये शासन करता था राजा हर्षवर्धन उस टाइम जो सो उत्तर भारत में इसका मित्र कौन था, तो उस टाइम जो सो उत्तर भारत में इसका मित्र था भास्कर वर्मन, ठीक ना। कौन था? ये जो सो भास्कर वर्मन इसका मित्र था। और ये जो सो हमारा कामरूप में शासन करता था, मतलब असम में शासन करता था, ठीक ना। असम में शासन करता था, असम का राजा था कौन? भास्कर वर्मन। फिर बोला जाता है कि उत्तर से ही इसका सबसे प्रबल दुश्मन कौन था, तो उत्तर से ही सबसे प्रबल दुश्मन इसका कौन था? बंगाल का शशांक, ठीक ना। बंगाल का जो गौर प्रदेश है वहां पे शासन करता था शशांक। और शशांक जो सो इसका सबसे प्रबल दुश्मन था किसका? राजा हर्षवर्धन का। अब चलिए जैसे हम लोग हर्षवर्धन के बारे में थोड़ा समझते हैं कि ये राजा कैसे बना, ठीक ना। तो देखिए जो प्रभाकर वर्धन है ये जो सो हमारा हर्षवर्धन के पिता है, ठीक ना। कौन? प्रभाकर वर्धन जो सो हमारा हर्षवर्धन के पिता है। और प्रभाकर वर्धन के दो पुत्र और एक पुत्री है, ठीक ना। तो एक पुत्री का नाम है इसका राजश्री, और बड़े पुत्र का नाम है राजवर्धन, और छोटे पुत्र का नाम है हर्षवर्धन। मतलब हर्षवर्धन हमारा छोटा बेटा था, राजवर्धन बड़ा बेटा था, और राजश्री इसकी बहन का नाम था। राजश्री का जो विवाह है वो जो सो हमारा गिरह वर्मन के साथ हुआ था, ठीक ना। राजा गिरह वर्मन के साथ हुआ था, और ये जो सो कन्नौज में शासन करते थे। कहाँ पे शासन करते थे? तो इसके पति जो सो कन्नौज में शासन करते थे, जिसका नाम था गिरह वर्मन। जो हमारे बंगाल का राजा शशांक है, ठीक ना। बंगाल के राजा शशांक और मालवा के ही एक राजा ने, मालवा के ही शासक ने जो सो मिलकर कन्नौज पर आक्रमण कर दिया, ठीक ना। किसने किसने? आप जो सो इसकी स्टोरी को थोड़ा समझिएगा कि युद्ध यहाँ पे कैसे कैसे होता है, ठीक ना।
तो जो हमारा राजा शशांक है, ठीक ना, राजा शशांक बंगाल के गौर प्रदेश के हैं। तो बंगाल के राजा और एमपी में जो मालवा के शासक थे, ठीक ना, एमपी में मालवा के शासक ने जो सो इन दोनों ने मिलकर जो सो कन्नौज पर आक्रमण कर दिया, ठीक ना। और कन्नौज पर आक्रमण करने के बाद जो सो गिरावर्मन को मार दिया, ठीक ना। गिरावर्मन को मार दिया मतलब राजश्री के हस्बैंड को, राजश्री के पति को जो सो इसने मार दिया, किसने, शशांक ने। और जो सो राजश्री को बंदी बना लिया, ठीक ना, किसको, राजश्री को बंदी बना लिया। और बंदी बनाकर जो सो शशांक ने अपने महल ले गया, ठीक ना, मतलब बंगाल ले गया। अब जब ये सारी घटना राज्यवर्धन को पता चला, किसको, राज्यवर्धन को, जिस टाइम वहां के राजा कौन थे, तो वहां के राजा थे राज्यवर्धन, ठीक ना। कहाँ के, तो ये थे हमारे हर्षवर्धन के काल में, ठीक ना। तब जब इसके जो राजश्री है उसके भाई राज्यवर्धन को जब पता चला कि शशांक ने जो सो हमारी राजश्री बहन का किडनैप कर लिया और इसके पति जो सो गिरावर्मन का हत्या कर दिया, ठीक ना। तब जो सो राज्यवर्धन ने हमला किया, किसके ऊपर, शशांक के ऊपर। शशांक के ऊपर हमला किया किसने, राज्यवर्धन ने। अब जब राज्यवर्धन ने इसके ऊपर हमला किया तो ऐसा बोला जाता है कि राज्यवर्धन ने जो सो इसको हरा दिया, किसको, शशांक को। राज्यवर्धन ने जो सो शशांक को हरा दिया, लेकिन जब एक संधि हो रहा था इन दोनों के बीच, ठीक ना, जब युद्ध हुआ और जब ये हार गए, शशांक हार गए और राज्यवर्धन जीत गया, तब इन दोनों के बीच जो सो एक संधि हो रहा था। और इसी संधि में जो सो शशांक ने छल से जो सो राज्यवर्धन को मार दिया, ऐसा बोला जाता है, ठीक ना, कि शशांक ने जो सो छल से जो सो राज्यवर्धन को मारा था और पहले जो सो राज्यवर्धन ही जीता था, ठीक ना, शशांक हारा था। अब जब यहाँ पे राज्यवर्धन हार जाता, मतलब जब राज्यवर्धन की मृत्यु हो जाती, तब ये बात पता चलता है हर्षवर्धन को, ठीक ना। और हर्षवर्धन उस टाइम राजा नहीं था, क्योंकि जो सो इसको राजा बनने का शौक नहीं था, इसको सत्ता का लालची नहीं था, ठीक ना, मतलब इसको ये सबसे दूर रहना था, इसीलिए जो सो इसने सत्ता पर जो सो अपना किसी भी प्रकार का रुचि नहीं रखा था। तब जब ये सारी घटना पता चला हर्षवर्धन को, तब जो सो ये मजबूरी में जो सो राजा बन गए, कौन, हर्षवर्धन। हर्षवर्धन को राजा बनने का शौक नहीं था, ये मजबूर में जो सो राजा बनते हैं, अपने बहन, अपने भाई और अपने जीजा की बदला लेने के लिए, ठीक ना। तब जो सो ये हर्षवर्धन राजा बनता है। अब राजा बनने के बाद जो सो ये सबसे पहले प्रतिज्ञा करते हैं कि हम जो सो गिरावर्मन का समूल नाश कर देंगे, ठीक है ना, किसका, गिरावर्मन का, सॉरी, गिरावर्मन का नहीं, शशांक का, जिसने जो सो राज्यवर्धन का हत्या किया था। तब जो सो इसने राजा बनते ही प्रतिज्ञा लिया कि हम शशांक का समूल नाश कर देंगे। फिर जो सो ये राजा बनते ही जो सो बंगाल के राजा शशांक का जो सो इसको हरा देते हैं, ठीक है ना, किसको, शशांक को, और इसका जो सो मृत्यु हो जाता है, मतलब जो सो इसकी हत्या कर देते हैं, कौन, हर्षवर्धन। अब इसकी हत्या करने से पहले ही जो सो ये जब जा रहा था हमला करने, तब जो सो रास्ते में जो सो इसको इसकी बहन मिलती, कौन, राजश्री। राजश्री जो सो कैदी से कैदी गिरा से जो सो भाग गई थी, ठीक ना। शशांक के कैदी गिरा से जेल से जो सो ये भाग गई थी राजश्री, और जो सो ये सती होने जा रही थी, ठीक ना, मतलब खुद की जो सो आत्महत्या करने जा रही थी, तभी जो सो रास्ते में ये मिलता हर्षवर्धन। और हर्षवर्धन को एक जो सो व्यक्ति मिलता है, दिव्यवादन, ठीक ना, कौन, एक भिक्षु मिलता है जिसका नाम रहता है दिव्यवादन, और दिव्यवादन ही जो सो इसकी बहन का पता बताता है कि तुम्हारी बहन जो सो वहां पर जा रही है हत्या करने, ठीक ना, आत्महत्या करने। तब जो सो हर्षवर्धन अपनी बहन को बचाने के लिए जाता है। तो याद रखिएगा कि अपनी बहन को हर्षवर्धन ही बचाता है। और इसकी जानकारी जो सो इसकी बहन की जानकारी जो सो उसको एक भिक्षु देता है, वो जो सो जिसका नाम दिव्यवादन होता है। फिर पहले तो अभी अपनी बहन को बचाता है, ठीक ना, उसके बाद जो सो शशांक पर हमला करता है और उसको जो सो मारता है। अब अब जब इसका पति ही नहीं रहा, श्री का पति ही नहीं रहा, तब जो सो कनौज का शासन कौन चलाएगा, तब जो सो इसने जो सो मतलब राजश्री ने अपने भाई हर्षवर्धन से रिक्वेस्ट किया कि कन्नौज का भी शासन आप ही चलाइए, ठीक ना। तब जो सो राजश्री के कहने पर हर्षवर्धन ने कन्नौज का भी शासन अपने ऊपर ले लिया, ठीक ना। बंगाल का भी शासन तो इसके अंदर आ गया, फिर जो सो राजश्री के कहने पर कन्नौज का भी शासन इसने अपने ऊपर ले लिया। तो ये था इन सभी के बीच का लड़ाई का मुद्दा, ठीक ना। प्रभाकर वर्धन से शुरू होता है और शशांक पर खत्म होता है, मतलब हर्षवर्धन के साथ शुरू होता है ये लड़ाई। बोला जाता है कि अपने बड़े भाई राजवर्धन की मौत के बाद जो सो हर्षवर्धन राजा बनते, ठीक ना, मतलब इसके पहले जो सो इसको राजा बनने का कोई शौक नहीं था,
ये सत्ता का लालची नहीं था, ठीक ना, इसको सत्ता से कोई मोह माया नहीं था, इसीलिए जो सो ये राजा नहीं बनता। लेकिन जब ऐसा ऐसा हो जाता है स्थिति, तब जो सो ये राजा बनता है। बोला जाता है कि गृहवर्मन जो सो कनौज का राजा था, ठीक है ना, कहाँ पे शासन करता था, कनौज में शासन करता था, जिसे शशांक ने मारा था। फिर देखिए, बोला जा रहा है हर्षवर्धन ने शशांक को मारा, ठीक ना, तो शशांक को किसने मारा, तो शशांक को जो सो हर्षवर्धन ने हराया था। राजश्री का पति कौन था, तो वो जो सो हमारा गिरावर्मन था। फिर आता है, ठीक ना, कि गुजरात के वल्लभी का मैत्रेय वंश, ठीक ना, तो गुजरात में एक जगह का नाम है वल्लभी, जगह का नाम क्या है, वल्लभी। और वल्लभी में जो सो एक वंश है उस टाइम, मैत्रेय वंश। कौन सा वंश है, मैत्रेय वंश। और मैत्रेय वंश से जो सो हर्षवर्धन ने वैवाहिक संबंध स्थापित किया, ठीक ना, कौन सा संबंध स्थापित किया, वैवाहिक संबंध। और जहाँ पे जो सो उसने अपनी बेटी का विवाह तय किया, ठीक ना। तो हर्षवर्धन ने मैत्रेय वंश से कैसा संबंध स्थापित किया, तो वो जो सो वैवाहिक संबंध स्थापित किया, और उसने जो सो वहां पर अपनी बेटी का विवाह किया। तो याद रखिएगा कि पूछा जाएगा कि मैत्रेय वंश कहाँ पर था, ठीक ना, कहाँ पर रूल करता था, या फिर पूछा जाएगा कि वल्लभी में कौन सा वंश था, या फिर पूछा जाएगा कि हर्षवर्धन का वैवाहिक संबंध किससे था, ठीक है ना। तो इसकी बेटी के नाम तो पता नहीं है, लेकिन इसने जो सो अपनी बेटी का विवाह जो सो मैत्रेय वंश से ही किया है, और मैत्रेय वंश का जो सो वैवाहिक संबंध हर्षवर्धन से रहा है, इतना बात आपको जानना है। फिर यहाँ पे बोला जा रहा है अगले पॉइंट पर कि हर्षवर्धन ने महाराष्ट्र के बादामी के चालुक्य चालुक्य राजा कौन, पुलकेशिन द्वितीय के काल में हमला किया, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात है, क्या बोला जा रहा है कि हर्षवर्धन ने जो सो महाराष्ट्र के, कौन सा इलाका, महाराष्ट्र में, याद रखिएगा कि ये हर्षवर्धन जो सो अब दक्षिण की ओर मूव कर रहा है, ठीक है ना, दक्षिण की ओर जो सो मूव कर रहा है राज्य को जीतने के लिए। तो बोल रहा है कि हर्षवर्धन ने जो सो महाराष्ट्र के बादामी के चालुक्य वंश, ठीक है ना, तो ये जो चालुक्य वंश है इसका कैपिटल कहाँ था, तो चालुक्य वंश का हमारा कैपिटल था बादामी, और वंश था चालुक्य वंश, ठीक ना। और इसी चालुक्य वंश का एक राजा है पुलकेशिन द्वितीय, ठीक ना, कौन, पुलकेशिन द्वितीय। और इसी पुलकेशिन द्वितीय के काल में जो सो हर्षवर्धन ने हमला किया, मतलब पुलकेशिन द्वितीय पर ही जो सो हर्षवर्धन ने हमला किया है। लेकिन इस युद्ध में क्या होता है, तो इस युद्ध में जो सो ऐसा बोला जाता है कि हर्षवर्धन हमारा हार जाता है, और जो पुलकेशिन द्वितीय होता है ये जीत जाता है, ठीक ना। देखिए बोल रहा है कि हेवेन संग, ठीक ना, हेवेन संग ने लिखा है कि हर्षवर्धन ने पुलकेशिन द्वितीय को नहीं हरा पाया था, ठीक ना। क्या बोला जा रहा है कि हर्षवर्धन ने अपने बुक में लिखा है, इसके बुक का नाम क्या है, हर्ष हेवेन सांग के बुक का नाम क्या है, तो इसके बुक का नाम है सी यू की, ठीक ना, सी यू की, इसके बुक का नाम है सी यू की। किसके बुक का नाम, हेवेन सांग के बुक का नाम। और इसी बुक में इसने लिखा है कि हर्षवर्धन ने पुलकेशिन द्वितीय को हरा नहीं पाया था, हमला तो इसी ने किया था, लेकिन इसको जो सो हरा नहीं पाया था। फिर आगे आता है कि रवि कीर्ति, ठीक ना, कौन, रवि कीर्ति। रवि कीर्ति ने जो सो अपने ए होल प्रशस्ति लेख में क्या लिखा है, तो इसमें भी इसने लिखा है कि पुलकेशिन द्वितीय ने जो सो हर्षवर्धन को हरा दिया था, ठीक ना। क्या लिखा है कि पुलकेशिन द्वितीय ने जो सो हर्षवर्धन को हरा दिया था, मतलब हर्षवर्धन हार गया था और पुलकेशिन द्वितीय की जीत हुई थी इस युद्ध में। तो यही बात रवि कीर्ति भी बोल रहा है, यही बात है हैंड भी बोल रहा है, ठीक ना। तो यही से पता चलता कि हर्षवर्धन जो सो यहाँ पे हार गए था। फिर आगे आता कि हर्षवर्धन का भी जो प्रशासन था वो गुप्तों जैसा था, ठीक ना। हर्षवर्धन का प्रशासन कैसा था, तो हर्षवर्धन का प्रशासन वही था जैसा गुप्त काल का था, ठीक ना। फिर आगे आता है कि इसके प्रशासन का ढांचा कैसा था, तो इसके प्रशासन का ढांचा भी जो सो गुप्त काल जैसा था, ठीक ना। कैसा था, गुप्त काल जैसा था, कि जहाँ पे ये अधिकारियों की नियुक्ति करता था, ठीक ना। फिर आता है कि कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, ये तीनों शक्ति जो सो राजा के पास होती थी, ठीक ना। ये थी गुप्त काल की प्रशासन की व्यवस्था, ठीक ना। तो यही प्रशासन की व्यवस्था जो सो यहाँ किसके काल में थी, हर्षवर्धन के काल में। सेम एज प्रशासन की व्यवस्था थी गुप्त काल का, हर्षवर्धन के काल का। फिर बोला जा रहा है कि हर्षवर्धन ने जो सो राजकीय दौरा भी किया करते थे, ठीक ना। क्या बोला जा रहा है कि हमारा जो हर्षवर्धन है वो हर्षवर्धन जो सो राजकीय दौरा करते थे, ठीक ना। राजकीय दौरा का मतलब क्या होता है, राजकीय दौरा का मतलब होता है कि खाली टाइम पे जो सो मतलब जो फुर्सत का टाइम होता है उसमें जो सो अपने राज्य का दौरा करना, और जो सो देखना
कि क्या क्या हो रहा है हमारे राज्य में, राज्य की जनता कैसी है, राज्य की अर्थव्यवस्था, सॉरी, राज्य की जो जो सांस्कृतिक है वो कैसी है, ठीक ना, राज्य का समाज कैसा चल रहा है, ठीक ना। जैसे आज के कुछ पीएम वगैरह सीएम वगैरह करते हैं, अपने राज्य का दौरा करते हैं, ठीक ना। और ये जो राजकीय दौरा वो जिसको हमारा अशोक ने भी किया था, किसने, सम्राट अशोक ने भी, याद रखिएगा। फिर बोला जा रहा है हर्षवर्धन के विभिन्न फैसलों का रिकॉर्ड संकलन आरंभ हुआ, ठीक ना। देखिए सबसे पहली बार जो सो फैसलों का रिकॉर्ड संकलन किसके साथ, किसके काल में आरंभ हुआ, तो वो जो सो हमारा हर्षवर्धन के काल में हुआ, ठीक ना। तो यही यहाँ पे बोला जा रहा है हर्षवर्धन के विभिन्न फैसलों का रिकॉर्ड संकलन आरंभ हुआ, मतलब पहली बार जो सो रिकॉर्ड संकलन का आरंभ जो सो हर्षवर्धन के ही काल में हुआ, ठीक ना। आज भी आप देखते हैं कि बोला जाता है कि सुप्रीम कोर्ट में फैसलों का रिकॉर्ड होता है, ठीक ना, कि फैसलों का रिकॉर्ड संकलन होता है, ठीक ना। तो ये प्रक्रिया जो सो हमारा हर्षवर्धन के काल से ही चला रहा है, ठीक ना। फिर बोला जा रहा है हर्षवर्धन को अपने सामंतों से सेना और कर की प्राप्ति होती थी, ठीक ना। तो हर्षवर्धन को जो सेना प्राप्त होता था और जो कर की प्राप्ति होती थी वो कहाँ से मिलती थी इसको, तो जो सो इसको अपने सामंतों से मिलती थी, ठीक ठीक ना, सामंतों से मिलती थी। और जो कर था, कर भी जो सो इसको इसी से मिलता था, ठीक ना। तो याद रखिएगा कि इसकी सेना और कर का स्रोत था इसका सामंत। फिर बोला जा रहा है सामंत कौन थे, तो सामंत हमारा अधीन से राजा थे, ठीक ना, जो इसके अधीन राजा थे, किसके, हर्षवर्धन के। फिर बोला जा रहा है बाण भट्ट ने जो सो 7 प्रकार के सामंत की चर्चा की, ठीक ना। तो पूछा जाएगा कि बाण भट्ट ने कितने प्रकार की सामंतवाद की चर्चा की, तो वो जो सो हमारा होता है 7 प्रकार का, ठीक ना। फिर बोला जा रहा है इसकी सेना का बड़ी संख्या का ब्यौरा हविन सांग ने दिया है। तो हर्षवर्धन की सबसे बड़ी सेना का ब्यौरा किसने दिया, तो वो जो सो ह्वेन सांग ने दिया है, इसके जो सो चीनी यात्री ने दिया है, किसके, हर्षवर्धन के काल का। फिर हम आपको पहले बताएं कि ह्वेन सांग की किताब है सीओ की, जिसमें आपको हर्षवर्धन की जानकारी मिलेगी। फिर आता है कि हर्षवर्धन के काल में जान माल सुरक्षित था, ठीक। तो ऐसा बोला जाता है कि हर्षवर्धन के काल में जो सो जान माल था वो जो सो सुरक्षित था, लेकिन पूर्णतः सुरक्षित नहीं था, ठीक ना। क्या पूर्णतः सुरक्षित नहीं था। मान लेते कि सवाल आ जाएगा आपके पास कि हर्षवर्धन के काल में जान माल सुरक्षित था, तो ये सही हो जाएगा। लेकिन यही यहाँ पे आ जाएगा कि हर्षवर्धन के काल में जान माल की जान माल पूर्णतः सुरक्षित था, पूर्णतः सुरक्षित था। तो ये वाक्य आपका गलत हो जाएगा, ये कथन आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि पूर्णतः सुरक्षित तो कहीं भी नहीं है, ठीक ना। पूर्णतः सुरक्षित तो भारत भी नहीं, पूर्णतः सुरक्षित तो अमेरिका भी नहीं, पूर्णतः सुरक्षित तो स्वयं चीन भी नहीं है। तो ये शब्द को आपको पकड़ना है कि क्या क्या शब्द यहाँ पे गढ़ा जा रहा है। फिर आता है हवेन सांग ने कहा है कि हर्ष से जो सो राज्य की आय को 4 भागों में बांट के रखा था। क्या बोला जाए कि हवेन सांग जो था उसने बोला कि हर्षवर्धन ने जो सो राज्य की आय को, मतलब राज्य से जितने भी इसको आय प्राप्त होता था उसको कुल 4 भागों में बांट के रखा था, ठीक ना। कितने भागों में, 4 भागों में, जिसमें 1/4, ठीक ना, 1/4 वेतन पर खर्च करता था, और 1/4 जो सो हमारा संस्कृति पर यानी कल्चर पर वेस्ट करता था, इन्वेस्ट करता था, कौन, हर्षवर्धन। तो याद रखिएगा 1/4 यानी 1/4 भाग जो सो वेतन पर खर्चा करता था, और 1/4 भाग जो सो ये संस्कृति पर खर्चा करता था। फिर आता है कि हर्ष जो सो, मतलब हर्षवर्धन जो सो वेतन जो सो नगद नहीं देता था, ठीक ना, मतलब कैश नहीं देता था। तो ये क्या देता था, तो ये जो हर्षवर्धन है वो जो सो वेतन के रूप में जो सो भूमि अनुदान देता था, ठीक ना। क्या देता था, भूमि अनुदान, याद रखिएगा। और ये जो कैश, मतलब जो नगद वेतन है वो जो सो हमारा गुप्त काल तक ही आपको देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद जो सो नगद वेतन है वो जो सो आपको रुक जाता है, ऐसा मिलेगा, ठीक ना। तो देख लीजिए यहाँ पे आपकी हर्षवर्धन के काल में जो सो नगद वेतन नहीं मिल रहा है, यहाँ पे भूमि अनुदान दिया जा रहा है। फिर अब आता है कि गुप्त काल का संस्कृति कैसा था। संस्कृति में जो सो आप इसका समाज देखेंगे, धर्म देखेंगे। तो चलिए अब दोस्तों हम लोग इसकी संस्कृति की तरफ चलते हैं, जिसमें हम सबसे पहले इसके धर्म को देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है जो हर्षवर्धन है वो पहले शैव धर्म था। कौन सा धर्म, शैव धर्म, मतलब ये पहले शिव को मानता था, लेकिन बाद में जो सो इसने बौद्ध धर्म अपना लिया। बाद में इसने बौद्ध धर्म अपना लिया, और बौद्ध धर्म में भी इसने जो सो महायान शाखा को अपनाया था। फिर बोला जा रहा है कि हर्षवर्धन का सिर्फ एक ही स्वर्ण सिक्का मिला, ठीक ना। तो हो सकता है कि
सवाल में ऐसा आ जाएगा कि हर्षवर्धन के बहुत सारे या तो फिर बड़े पैमाने पर स्वर्ण सिक्के मिले, तो नहीं, ये कथन गलत हो जाएगा। या फिर ऐसा भी आएगा कि हर्षवर्धन का जो सो सिक्का बहुत कम मिला है, ठीक ना, तो ये भी गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हर्षवर्धन का सिक्का सिर्फ एक ही मिला, ठीक ना, और वो भी जो सो मिला है स्वर्ण सिक्का, याद रखिएगा। कौन सा सिक्का मिला? स्वर्ण का सिक्का, और वो भी जो सो सिर्फ एक ही स्वर्ण सिक्का मिला और कोई नहीं मिला है। और इस सिक्के पर क्या लिखा है? तो इस सिक्के पर लिखा है उमा माहेश्वर, ठीक है ना, जो सिक्का मिला है उस पर लिखा है उमा माहेश्वर, याद रखिएगा। फिर बोला जा रहा है कि इसने जो सो सभी को धार्मिक स्वतंत्रता दिया था। तो इसकी धार्मिक नीति कैसी थी? तो इसकी धार्मिक नीति उदार थी, इसने सभी को धार्मिक स्वतंत्रता दिया था, समानता दिया था, संरक्षण दिया था सभी को, ठीक ना, तो ये यहाँ पे बोला जा रहा है। अब ये जो हर्षवर्धन है अगर बौद्ध धर्म को मान रहा है तो केंद्र में इसके बौद्ध धर्म ही होगा, ठीक ना, लेकिन जो सो इसने स्वतंत्रता जो सो सभी धर्मों को दिया था, संरक्षण सभी धर्मों को दिया था, ये बात याद रखिएगा कि इसकी धार्मिक नीति उदार थी। फिर हम लोग चलिए कि जो हर्षवर्धन का भाषा साहित्य है, मतलब इसके काल का जो भाषा साहित्य है वो क्या क्या मिला है इसके काल में। तो देखिए जो संस्कृत भाषा में साहित्य का विकास हुआ किसके काल में? हर्षवर्धन के काल में। तो यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि संस्कृत भाषा में साहित्य का विकास किसके काल में हुआ था? तो ये जो हमारा हर्षवर्धन के काल में हुआ था। फिर आगे कि बाण भट्ट का किताब, ठीक ना, तो बाण भट्ट का कौन कौन सा किताब था? तो वो जो हर्षचरित था और कादम्बरी था, और इन दोनों से जो सो आपको हर्षवर्धन के जीवन का ब्यौरा मिलेगा। फिर आता है कि हर्षवर्धन का किताब, ठीक ना, और जिसको हर्षवर्धन ने खुद अपने हाथों से लिखा, वो कौन कौन सा बुक है? तो वो हमारा रत्नावली है, प्रियदर्शिका है, नागानंद है। और ये जो तीनों का विषय है, ये तीनों का विषय है नाटक, ठीक ना, मतलब ये तीनों किताब जो सो नाटक से संबंधित है। अब जो कुछ लोग होते हैं, वो कुछ लोग बोलते हैं कि हर्ष ने जो यह तीनों बुक है, यह तीनों बुक जो सो खुद से नहीं लिखा बल्कि किसी से लिखवाया, और किससे लिखवाया? तो लोग बोलते हैं कि यह जो सो धावक नाम के व्यक्ति से लिखवाया है। किससे? धावक नाम के व्यक्ति से। अब क्या सच है ये तो नहीं पता, लेकिन ऐसा बोला जाता है कि हर्षवर्धन ने यह तीनों बुक खुद से लिखा है, और कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं, इसको जो सो धावक ने लिखा है, और ये जो सो हर्षवर्धन ने ही लिखवाया था। फिर आपको डिबेट में नहीं पढ़ना है क्योंकि ये जो मेंस का टॉपिक पड़ जाएगा। फिर आगे आता है शिक्षा, ठीक ना, कि इसके काल में शिक्षा की क्या दशा थी और इसने शिक्षा के लिए क्या क्या किया है। तो देखिए बोला जा रहा है हर्षवर्धन ने जो सो 200 गांवों को दान में दिया था, ताकि जो सो उससे प्राप्त कर से जो सो नालंदा विश्वविद्यालय का संचालन हो सके। मतलब हर्षवर्धन ने अपने 200 गांव दान में दे दिया था, ताकि जो सो उन 200 गांवों से जो कर प्राप्त होगा, जो टैक्स प्राप्त होगा, उससे जो सो नालंदा विश्वविद्यालय का संचालन किया जा सके, उसका सही से संचालन हो सके। फिर बोला जा रहा है हेवेन सांग के समय जो सो नालंदा के प्राचार्य मतलब अध्यापक मतलब प्रिंसिपल कौन थे? तो हेवेन सांग जब वहां पे पढ़ाई कर रहा था तो उस टाइम जो सो वहां के प्रधानाध्यापक थे शीलभद्र, याद रखिएगा। ये सवाल जो सो कभी भी पूछा जा सकता है, ठीक ना, कि उस टाइम जो सो प्रधानाध्यापक कौन थे? तो वो हमारा शीलभद्र थे। और हेवेन सांग ने जो सो शीलभद्र को एक लेटर भी लिखा, ठीक ना, लेटर में क्या लिखा इतना तो नहीं पता है, लेकिन हेवेन सांग ने जो सो प्रधानाध्यापक शीलभद्र को एक लेटर भी लिखा है, और उस लेटर का रिप्लाई जो सो शीलभद्र ने दिया भी है, ठीक है ना। अब देखिए बोला जा रहा है हर्षवर्धन ने प्रयाग सम्मेलन, ये काम की बात नहीं, ठीक ना, ये हम लोग आगे भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अब बोला जा रहा है कि हर्षवर्धन के बारे में जानकारी का स्रोत, ठीक ना, कि हर्षवर्धन की अगर कोई पूछ दे कि हर्षवर्धन के बारे में आप कैसे जानते, ठीक ना, मतलब हर्ष या फिर ऐसा बोल दे कि हर्षवर्धन के बारे में जानने का उसके स्रोत क्या क्या है। तो देखिए पहले तो आता है कि साहित्यिक स्रोत, ठीक ना, कि साहित्यिक स्रोत क्या क्या है। तो आपको यहाँ साहित्यिक स्रोत में देखने को मिलेगा, साहित्यिक का मतलब होता है बुक, ठीक ना, तो साहित्यिक स्रोत में आपको देखने को मिलेगा बाण भट्ट और हेवेन सांग का किताब। बाण भट्ट का था हमारा हर्षचरित और कादम्बरी, और हेवेन सांग का था हमारा सीओ की। तो इन तीनों किताब को अगर आप देखेंगे तो इन तीनों किताब में आपको हर्षवर्धन के बारे में ही डिटेल चर्चा मिलेगी। और जो हैंड सांग ने बुक लिखा उसमें जो हर्षवर्धन का चर्चा नहीं, मतलब उसमें जो उसने खुद का चर्चा नहीं किया, उसमें जो उसने नाटक लिखा, ठीक ना। तो याद रखिएगा कि उसका साहित्यिक स्रोत सिर्फ यही दो है, बाण भट्ट का दो किताब, हर्षचरित और कादम्बरी, और हेवेन सांग का किताब सीयू की।
फिर आता है कि साहित्यिक स्रोत, सॉरी पुरातात्विक स्रोत। तो पुरातात्विक स्रोत में इसमें ज्यादा कुछ नहीं मिलता, ठीक है। इसका पुरातात्विक स्रोत ज्यादा कुछ नहीं, इसमें सिर्फ दो अभिलेख मिला। एक अभिलेख मिला बांसखेड़ा का और एक मिला है मधुबन का अभिलेख। बांसखेड़ा का अभिलेख और मधुबन का अभिलेख, और हर्षवर्धन का सिर्फ यही दो अभिलेख मिला, ठीक ना। तो इसका पुरातात्विक स्रोत ज्यादा नहीं है, ये बात ध्यान में रखिएगा। अब जैसे हम लोग हर्षवर्धन का चरित्र देखते हैं या फिर उसका व्यक्तित्व देखते हैं शॉर्ट में, ठीक ना। देखिए तो इसका व्यक्तित्व कैसा था, तो ये जैसो विजेता था, ठीक ना। इसने जैसो बहुत से राज्यों को जीता भी था, जिसमें एक उदाहरण आपका आएगा बंगाल, ठीक ना। और एक उदाहरण आपका ये भी आएगा कि जो हमारा पुलकेशिन द्वितीय मतलब बादामी का चालुक्य वंश है। कुछ कुछ लोग बोलते हैं कि हर्षवर्धन वहां पे नहीं हारा था, लेकिन कुछ लोग बोलते हैं कि वहां पे हर्षवर्धन हारा भी था। तो ये विजेता भी था, ये दानी भी था, ठीक ना। और दानी का इसका क्या प्रमाण क्या है, तो देखिए इसने जैसो एक बार प्रयाग में जैसो आज का जो इलाहाबाद है वहां पे जैसो इसने एक सम्मेलन करवाया था, ठीक ना। सम्मेलन आयोजित करवाया था, और इस सम्मेलन में जैसो इसने अपना सब कुछ दान में दे दिया था, ठीक ना। इस सम्मेलन में जैसो इसने हर्षवर्धन ने जैसो अपना सब कुछ दान दे दिया था। यहाँ तक कि बोला जाता है कि उसने जो सो अपने कपड़े तक भी दान दे दिए थे, ठीक ना। उसने जो सो अपने कपड़े तक भी दान दे दिए थे। और उसके कपड़े को किसने खरीदा था, तो उसके वस्त्र को जो सो उसकी बहन राजश्री ने खरीदा था। और जब दान में दे दिया तो अपने महल कैसे जाएगा, ठीक ना, बिना वस्त्र के तो जाएगा नहीं। तब जो सो हर्षवर्धन ने अपनी बहन से कीमत देकर, मतलब पैसा देकर या फिर कोई कीमत चुका कर ही जो सो उससे वस्त्र खरीदा था। किससे, अपनी बहन राजश्री से। तब जो सो उसका धारण किया था, मतलब तब जो सो वस्त्र का धारण किया था। तो ये हुई इसकी दान की बात कि इसने जो सो प्रयाग सम्मेलन में जो सो अपना सब कुछ दान दे दिया था, यहाँ तक कि वस्त्र भी दान दे दिया था। और जब दान दे दिया तो घर कैसे जाएगा, मतलब महल कैसे जाएगा। तब जो सो उसने कीमत चुकाकर अपना ही वस्त्र खरीदा अपनी अपनी ही बहन से। फिर बोला जा रहा है कि ये उदार था, ठीक ना। इसकी धार्मिक नीति जो है उदार थी, कोई कट्टरवादी या फिर कोई उग्रवादी नहीं था, ठीक है ना। तो यही बोला जा रहा है उदारवादी नीति था इसका। फिर बोला जा रहा है कि ये विद्वान थे, ठीक है ना, ये विद्वान थे। फिर बोला जा रहा है कि ये लेखक थे, इसने अपना बुक भी लिखा है तीन, ठीक है ना, तीन बुक भी लिखा है, नाटक। फिर बोला जा रहा है शिक्षा का संरक्षक था, ठीक ना। इसने जो सो नालंदा का प्रसार के लिए, जो सो नालंदा की शिक्षा का प्रसार के लिए जो सो 200 गांव को दान में भी दिया है। फिर बोला जा रहा है कल्याणकारी शासक था, ठीक ना, मतलब इन्हें प्रजा के लिए जो सो एक कल्याणकारी नीति अपनाया था, ठीक ना। कोई जो सो बुरा नीति नहीं अपनाता था। तो यही था इसका हर्षवर्धन का व्यक्तित्व का ब्यौरा, और आपको सभी का प्रमाण जो सो लगभग मिल जाएगा। तो ये था हर्षवर्धन से संबंधित हमारा टॉपिक जो इंड हो गया। अब जो सो हम लोग आगे के टॉपिक में देखेंगे। ये तो हम लोगों ने देखा नॉर्थ इंडिया का इतिहास की 7वीं सदी में जो सो नॉर्थ इंडिया में क्या क्या हो रहा है, ठीक ना। तो इधर तो यहाँ पे हमारा हर्षवर्धन है, ठीक ना। अब इसी काल में जो सो आपको साउथ इंडिया में कोई और शासक देखने को मिलेगा, ईस्ट इंडिया में कोई और शासक देखने को मिलेगा। यहाँ पे हमने बताया ना, यहाँ पे आपको शशांक देखने को मिलेगा, ठीक ना। तो आपको जो सो शशांक के बारे में भी पढ़ना पड़ेगा। आपको जो सो इधर बादामी का जो चालुक्य वंश पुलकेशिन है उसके बारे में भी पढ़ना पड़ेगा। आपको जो सो पल्लव वंश के भी बारे में पढ़ना पड़ेगा, ठीक ना। तो अब जो सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो सो इससे आगे वाले टॉपिक को कवर करेंगे। तो आज की वीडियो में यहीं तक, मिलेंगे फिर से हम लोग जल्दी ही नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी